हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर के ऊपर वीडियो सीरीज चल रहा है एंड दिस इज द 7th वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम लोग किसको लेकर पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन तो नेफ्रॉन में होगा। नेफ्रॉन में 3 स्टेप से यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहले मैं 3 स्टेप का नाम लिख देता हूं, फिर मैं डिटेल में बोलूंगा कि कौन सा स्टेप नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सिर्फ फिल्ट्रेशन लिखने से भी होगा, फिल्ट्रेशन, या फिर इसका असली नाम क्या है? हम लोग इसको कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप में क्या होगा? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप क्या होगा? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप क्या क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होगा। एनसीईआरटी में एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है नेफ्रॉन का, एकदम आसान तरीके से। मैं पहले वो फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, फिर कहां पे कौन सा स्टेप कैसे होता है उस पर मैं आ रहा हूं। ऐसा एक सिंपल सा फिगर देखना ड्रॉ किया हुआ है एनसीईआरटी में। ऐसे करके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो किस पोर्शन का क्या नाम है ये हम लोग जानते हैं। मैं फिर भी बोल दूंगा फिर से, पहले फिगर ड्रॉ कर लूँ। अच्छा चलो, तो फिगर हो गया। ऐसा देखना, एक फिगर एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है नेफ्रॉन का, जिसमें यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, वो सब तो हम लोग जानते हैं, मैं डिटेल पे वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये रहा बोमैन्स कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कौन सा पार्ट बनता है? मैल्पिजियन कॉर्पसल। अच्छा, ये रहा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनली। यहां पे जो ट्यूब है इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां तक नेफ्रॉन है। इसके बाद जो कॉमन डक्ट है जहां पे बहुत सारा नेफ्रॉन का डीसीटी आके जुड़ता है, इसका नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो यहां पे नेफ्रॉन बनेगा, नेफ्रॉन में यूरिन बनेगा। अब कैसे बनेगा हम लोग देखते हैं। 3 स्टेप है। पहला जो स्टेप है उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्टर होगा, किस चीज का फिल्टर होगा? ब्लड का। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जा रहा है। एफरेंट आर्टेरियोल का विड्थ मोटा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल का पतला होता है ना। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर बनने के कारण ब्लड से बहुत सारा चीज फिल्टर होके कहां पे आता है? बोमैन्स कैप्सूल का जो इनर लेयर और आउटर लेयर, यानी विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस है, यानी बोमैन्स स्पेस, इस बोमैन्स स्पेस में ब्लड में से ब्लड का कैपिलरी छोड़ के, ब्लड का कॉर्पसल छोड़ के, ब्लड में हमें क्या क्या चीज मिलेगा? ब्लड में हमें मिलेगा कॉर्पसल, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, और क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा, है ना। प्लाज्मा 55%, कॉर्पसल 45% ब्लड में। तो ब्लड में जो कॉर्पसल्स होता है वो फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब यहां से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉर्पसल नहीं आएगा। प्लाज्मा क्या पूरा आ जाता है? नहीं, प्लाज्मा से भी क्या क्या चीज नहीं आएगा?
प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स और फैट्स, ये दोनों चीज प्लाज्मा से फिल्टर होके यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा से बहुत सारा चीज आता है लेकिन सब कुछ नहीं आता है। कौन कौन सा चीज नहीं आता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आता है और फैट्स नहीं आता है। ये सब छोड़ के बाकी सारा चीज यहाँ पे फिल्टर होके आ जाता है। तो ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होके यहाँ पे बोमैंस स्पेस पे ये जो फिल्टर आता है, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से बनता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट बनता है तो यहाँ पे कुछ प्रेशर का काम रहता है, कुछ प्रेशर यहाँ पे काम करता है। कौन कौन सा प्रेशर? देखो मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, ये है बोमैंस कैप्सूल, ठीक है। अब यहाँ पे है कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। मैं एक ही कैपिलरी ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये वाला एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। अब यहाँ पे जो ब्लड है उसका एक प्रेशर जनरेट करता है इस तरफ, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे, ये तो ग्लोमेरुलस है तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GBHP। इसका वैल्यू कितना है? 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जितना प्रेशर होता है उतना प्रेशर देता है क्या? ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड इस तरफ, यानी किस तरफ? ये क्या है? बोमैंस स्पेस है ना, तो बोमैंस कैप्सूल की तरफ यानी बोमैंस स्पेस की तरफ ये वाला प्रेशर काम करता है। अब मैंने कहा कि ब्लड में हर चीज तो इस तरफ आता नहीं, इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो तो इस तरफ आता नहीं, तो उसका जो प्रेशर है वो ऑपोजिट तरफ काम करता है ना। इस तरफ वो प्रेशर देता नहीं है, वो ऑपोजिट में काम करता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा है? ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स रहता है वो जो ऑपोजिट तरफ जो प्रेशर देता है उसको हम लोग कहेंगे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू कितना है? 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट जमता है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है, वो फिल्ट्रेट यहाँ पे आने के बाद उसका भी तो एक प्रेशर है, लिक्विड है ना, तो वो भी तो इस तरफ एक प्रेशर देता है यानी ऑपोजिट तरफ। उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? कैप्सूलर। ये तो बोमैंस कैप्सूल में यहां से प्रेशर बनता है ऑपोजिट तरफ, तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका वैल्यू है 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो समझो यहाँ पे 3 प्रेशर काम कर रहा है। एक ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस का जो इस तरफ काम कर रहा है यानी बोमैंस कैप्सूल की तरफ काम कर रहा है, जिसका वैल्यू कितना है? 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और 2 ऑपोजिट तरफ प्रेशर काम कर रहा है, एक प्रेशर इस तरफ, दोनों प्रेशर उस तरफ। उस तरफ कौन कौन सा प्रेशर काम कर रहा है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब एक चीज इस तरफ से प्रेशर दे रहा है, 2 चीज इस तरफ से प्रेशर दे रहा है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसी तरफ तो मटेरियल पास करेगा। तो देखो इसका वैल्यू है 60 और इन दोनों को मिला के कितना होता है? 32 प्लस 18 यानी 50। तो फिर बचता कितना है? यानी इस यहाँ से इस तरफ का प्रेशर जो है वो है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इस तरफ से जो दोनों प्रेशर जा रहा है उसका वैल्यू है टोटल 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो नेट वैल्यू क्या बनता है? 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको हम लोग कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसी के कारण ग्लोमेरुलस से प्लाज्मा प्रोटीन और फैट छोड़ के और ब्लड कॉर्पसल्स तो ऑब्वियसली छोड़ के बाकी सारा चीज आ जाता है बोमैंस कैप्सूल का जो स्पेस है, कैप्सूलर स्पेस में। इसी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब समझ में आया? जो फिल्ट्रेट बना इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। और यहाँ पे जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन रहता है उसका मैंने बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बोल दिया, तो वो वीडियो जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लो। अच्छा, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, यहाँ से एक क्वेश्चन
आता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मैंने यहाँ पे तो एक नेफ्रॉन ड्रॉ किया, हम लोग का दोनों किडनी मिला के ऑलमोस्ट 20 लाख नेफ्रॉन है, 2 मिलियन नेफ्रॉन है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसको कहेंगे? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, इसको तो फिल्ट्रेट कहते हैं, यहाँ पे जो लिक्विड बनता है फ्लूइड, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ 2 किडनीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसका वैल्यू होता है 125 ml पर मिनट, मतलब हर मिनट में हम लोग का दोनों किडनी मिला के जितना नेफ्रॉन है, सारे नेफ्रॉन में ये जो फिल्ट्रेट बनता है उसका वैल्यू है 125 ml, और पूरा दिन देखेंगे तो उसका वैल्यू होगा 180 लीटर पर डे। इसको याद रखना, ठीक है, 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। अब देखो, अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना उसका पूरा दिन में उसका अमाउंट कितना है? 180 लीटर। अब हम लोग क्या हर रोज 180 लीटर यूरिन हम लोग एक्सक्रीट करते हैं? इतना थोड़ी ना करते हैं। हम लोग का हर दिन में यूरिन कितना निकलता है बॉडी से? हम लोग का डेली 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर, तो 180 लीटर बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यूरिन निकलता है 1.5 लीटर, तो बाकी 178.5 लीटर फिल्ट्रेट कहाँ गया? बाकी 178.5 लीटर जो फिल्ट्रेट जो बोमैन्स स्पेस में प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ तक आते आते, यहाँ से जो निकलता है वो तो यूरिन है, वो यहाँ तक आते आते उसका ऑलमोस्ट 99% यानी 180 लीटर में से 178.5 लीटर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन में भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीअब्जॉर्ब होके कहाँ पे आता है? यहाँ पे जो स्पेस है वो क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है ना, वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में से भी कुछ कुछ चीज़ रीअब्जॉर्ब होके हम लोग का जो बॉडी फ्लूइड है या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पे चला जाता है। तो इस स्टेप का नाम हम लोग क्या देंगे? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना है, फिल्ट्रेट से बहुत सारा चीज़ रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है बॉडी में, जो बॉडी के लिए मतलब काम करेगा बॉडी में, सारे चीज़ तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा। हम लोग को एनसीईआरटी में जो जो डेटा दिया गया है वो हम लोग को याद रखना होगा। देखना पीसीटी में कौन कौन सा चीज़ रीअब्जॉर्ब होता है, देखना लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन कौन सा चीज़? अमाइनो एसिड्स प्लस ग्लूकोज, मैंने इतना ही लिखा। और क्या लिखा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl- ऐसे भी लिख सकते हो। लिखा हुआ है K+, लिखा हुआ है HCO3-, और लिखा हुआ है वाटर, ठीक है। ये सारा चीज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होता है, ओके। इन जिनमें से अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब 100%, ऑलमोस्ट 100% प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जितना भी रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अराउंड 60 to 65% रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का अंदर में जो सेल्स है वो क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत सारा चीज यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में मैंने डिटेल में वो भी बोला था। हो गया। अब आते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली का ये है डिसेंडिंग लिम्ब, जो नीचे जा रहा है मेडुला की तरफ, और जो ऊपर आ रहा है असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये है वाटर परमिएबल, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। ये एकदम स्टार देके एकदम लिख के रखो, स्टार देके, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। असेंडिंग लिम्ब यहाँ पे मैंने बोला ठीक ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट। यहाँ पे वाटर परमिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल है, यानी यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड का Na+Cl- का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे और एक चीज याद रखना, ये सब चीज का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है इसमें कुछ कुछ चीज का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। सो एक्टिवली कौन कौन सा चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, ठीक है,
ये सब चीज़ का एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन सी चीज़ का होता है? वाटर का होता है ना, तो ऑस्मोसिस की वजह से होता है वाटर का। बाइकार्बोनेट HCO3- का होता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजेनस वेस्ट से ये भी NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजेनस वेस्ट इस फोटो फिगर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन अंदर में लिखा हुआ है। ये सब चीज का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कौन कौन सा एक्टिवली होता है, कौन कौन सा पैसिवली होता है, ये भी याद रखना होगा, नीट में आएगा। सो लूप ऑफ हेनली हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT में कौन कौन सा चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, NCERT के फिगर में है, देख लेना। और क्या होता है, यहाँ पे वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH यानी वैसोप्रेसिन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ओके। और जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरन। कलेक्टिंग डक्ट में भी सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। सेम चीज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, याद रहेगा। और कलेक्टिंग डक्ट का ये नीचे का जो पोर्शन है, एकदम एंड का पोर्शन, यानी डक्ट ऑफ बेलिनी के ऑलमोस्ट आसपास का जो रीजन, यहाँ से यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो मेडुला का जो इंटरस्टिशियम है वहां पे हाइपर ऑस्मोलर ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पता चल गया कहाँ पे कौन कौन सा चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब देखते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये फिल्ट्रेट जब यहाँ से पास करता है, बहुत सारा चीज तो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ चीज यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम है वहां से अंदर भी आ जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेल्स क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कुछ चीज को लेके वो अंदर फिल्ट्रेट में उसको ऐड कर देता है, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब देखते हैं कौन कौन सा चीज का सिक्रीशन होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अंदर कौन कौन सा चीज जाता है बाहर से, H+, पोटाशियम, और जाता है अमोनिया NH3, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में कुछ अंदर नहीं जाता है वैसे। असेंडिंग लिम्ब में यहाँ से यूरिया जो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, कुछ कुछ यूरिया इसके अंदर एंटर करता है, हाँ ठीक। यूरिया का यहाँ पे एक रिसाइक्लिंग चलता है जिसको कहते हैं यूरिया रिसाइक्लिंग, वो बाद में मैं बोलूँगा जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा वहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। तो यूरिन यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से फिल्ट्रेट में यूरिया थोड़ा ऐड होता है। अब आते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे इंटरस्टिशियम से DCT के सेल्स होके कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे सिक्रीटेड होता है। यहाँ पे भी H+ सिक्रीटेड होता है, यहाँ पे भी पोटाशियम सिक्रीटेड होता है, और यहाँ पे भी एमोनिया सिक्रीटेड होता है DCT के सेल्स से, ठीक है। तो ये रहा तीसरा स्टेप, यानी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब इतना कुछ होने के बाद जो फ्लूइड आके कलेक्टिंग डक्ट में जमा होगा उसको हम लोग कहेंगे यूरिन, ठीक है। तो यूरिन नेफ्रॉन के PCT, लूप ऑफ हेनली या DCT में हमें नहीं मिलेगा, उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहेंगे। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट के एंड पोर्शन में जो फिल्ट्रेट आके जमा होगा, जिसमें ट्यूब्यूलर जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो गया, ये सब प्रोसेस खत्म होने के बाद अल्टीमेटली जो फ्लूइड आके कलेक्टिंग डक्ट के एंड पोर्शन में आएगा उसी को हम लोग कहेंगे यूरिन, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता है उसका कंसेंट्रेशन हर जगह पे सेम नहीं रहता है। यहाँ से जो कंसेंट्रेशन में फिल्ट्रेट आ रहा है, देखो यहाँ से फिल्ट्रेट से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटाशियम ये सब नहीं निकल रहा है, सिर्फ वाटर निकल रहा है। मतलब यहाँ से जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है तो उस फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। वाटर निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल रहा है। तो जब नीचे की तरफ जाता है तब उसमें से वाटर निकलने के कारण जो फिल्ट्रेट यहाँ पे मिलेगा उसका कंसेंट्रेशन हाई होगा। फिर देखो ये हाई कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से
इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलता है लेकिन वाटर बाहर नहीं निकलता। तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तब फिर ये जो फिल्ट्रेट है उसका कंसेंट्रेशन लो होगा, है ना। फिर यहाँ आएगा, फिर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर यहाँ से भी देखो ज़्यादातर वाटर का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ से जब यूरिन आता है, यूरिन का कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन होगा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन सेम नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, अल्टीमेटली थोड़ा हाई ही रहता है बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इनका 3 स्टेप, ठीक है। समझ में आया है तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू।